क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के नक्शे में एक ऐसा पर्वत है जिसे पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं कह सकते, एक ऐसा पवित्र पर्वत जिसे हर धर्म संस्कृति अपने ढंग से पूजती है। हिंदुओं के लिए भगवान शिव का निवास स्थान, बुद्धिस्ट के लिए बुद्ध का प्रतीक और किसी के लिए विश्व का केंद्र है ये कैलाश पर्वत। कहते हैं जब तक कैलाश खुद न बुलाए तब तक कोई वहां पहुंच ही नहीं सकता, और वो सिर्फ बुलाता नहीं है, हमारी परीक्षा भी ली जाती है, तभी कोई कैलाश तक पहुंच सकता है। मुझे लगता है इस बार कैलाश ने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं इस अद्भुत यात्रा का अनुभव करने निकल पड़ी। मेरी कैसी परीक्षा ली गई इसके बारे में मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था, आप वो जरूर देखिए ताकि आप भी वो गलती ना दोहराए जो मैंने की थी। काठमांडू एयरपोर्ट पर मैं 4 अगस्त को सुबह 7:15 बजे पहुंच गई। मेरे सभी साथी एक दिन पहले काठमांडू पहुंच चुके थे। सुबह जल्दी 5 बजे वो तातोपानी के लिए निकल गए थे। मैं एक दिन लेट क्यों पहुंची ये सब मैंने मेरे उस वीडियो में दिखाया है। लोकेश जी और नारायण जी मेरा इंतजार कर रहे थे। काठमांडू एयरपोर्ट वैसे बहुत छोटा है, लेकिन इमिग्रेशन करना, सामान लेकर बाहर निकलने तक 8 बज गए। बाहर इनोवा मेरा इंतजार कर रही थी। मेरा सामान इनोवा में रखकर हम नेपाल बॉर्डर तातोपानी की ओर चल पड़े, जहाँ हमारा चाइना के लिए इमिग्रेशन होने वाला था। नियर अबाउट 2 बजे हम तातोपानी पहुंच गए, जहां बाकी लोग खाना खा रहे थे। मेरी ननन सविता दीदी और गायकर सर मुझे देख के बहुत खुश हो गए। सारे ग्रुप ने मेरा अभिनंदन किया और बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया। हमें टूर ऑर्गेनाइजर की तरफ से आइडेंटिफिकेशन के लिए डफल बैग, बैकपैक एंड जर्किन दिए गए थे। इसके ऊपर नंबर था, मेरा नंबर 61 था। मैंने मेरा सारा सामान डफल बैग में ट्रांसफर कर दिया। खाना खाने के बाद हम नेपाल और चाइना बॉर्डर सिंधुपाचल तातोपानी पहुंच गए। वहां हमें हमारे पासपोर्ट दिए गए। हमारे पासपोर्ट पर नंबर लिखा हुआ था और उसी सीक्वेंस से हमें खड़े रहना था। वहां मैंने कुछ युआन भी कन्वर्ट कर लिए। वहां सिर्फ कैश चलती है और मेरे पास फोरेक्स कार्ड था, लेकिन कैश बहुत कम थी। जितनी भी कैश थी मैंने उसको युआन में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ मुझे युआन 13 रुपए 50 पैसे में एक ऐसे मिला, जो कि मुझे एयरपोर्ट पे 13 रुपए 15 पैसे में मिला था। तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो प्रेफर कीजिए कि एयरपोर्ट पे आप युआन ले सको। नेपाल में फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद हम चाइना के इमिग्रेशन की लाइन की तरफ बढ़ गए। नेपाल और चाइना में सिर्फ एक ब्रिज है। हमने ब्रिज पर कुछ फोटोज लिए और जागमू पोर्ट पर पहुंच गए। जागमू पोर्ट पर हमारे सामान के साथ हमारा चेक इन हो गया। इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई और हमने तिब्बत की भूमि में प्रवेश किया। यहाँ से हमें तिब्बत के लहासा ट्रांसपोर्ट के बसेस मिल गए। हमारे डफल बैग एक ट्रक में भर दिए गए थे, जो हमें हमारे हॉल्ट पे मिलने वाले थे। पहाड़ों के पतले रास्ते, ऊपर से हल्की बारिश और थकान। हमारा पहला ठहराव था न्यालम। मैं तो बस में बैठती सो गई। 2 दिनों से मैं सोई नहीं थी और थोड़ा रिलैक्स भी हो गई थी, क्योंकि अब मैं सबके साथ थी। रात को 9 बजे के दरमियान हम न्यालम पहुंच गए। यहाँ से हमें ऊंचाई का एहसास हो रहा था। हवा पतली हो रही थी, लेकिन न्यालम में फिर भी ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छी है। सब थके हुए थे, वो रूम मिलने का इंतजार कर रहे थे। मुझे और मैथिली को एक रूम मिल गया। रूम सचमुच बहुत अच्छा था। हम फ्रेश अप हो गए, हमने खाना खाया और सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए जल्दी सो भी गए। लेकिन सुबह नींद खुली, सब चिल्ला रहे थे, पानी नहीं है, पानी नहीं है। सुबह किसी के भी रूम में पानी नहीं था। नेचुरल कॉल्स थे, वो हमने कंप्लीट किए और हम यात्रा की तरफ रवाना हो गए। उस दिन कोई भी नहीं नहाया था। मैंने तो चाय भी नहीं पी थी। चाय पीने का बहुत मन था, लेकिन किससे बोले और क्या बोले, लेकिन भगवान को सब समझता है। मैं लिफ्ट में बैठ गई जो नीचे जाने वाली थी। अचानक से लिफ्ट ऊपर चली गई 7th फ्लोर पे। मैंने सोचा भी हम 7th फ्लोर पे आ ही गए हैं तो पानी भर लेते थर्मास में। वहाँ देखा तो वहाँ पानी था ही नहीं। वहाँ पे जो कुक था वो बोला थर्मास में चाय भर के ले लीजिए। नेकी और पूछ मैंने थर्मास में चाय भर के ले लिए और बस निकलने में टाइम था। हम वही एक होटल में जाके बैठ गए। ऑन द वे हमने कुछ फोटोज लिए, वीडियो शूट किए। बस में बैठते ही हमारे टूर फैसिलिटेटर आदित्य से वार्निंग मिल गई, यहाँ भागो मत,
दौड़ो मत, एनर्जी लेवल मेंटेन रखो, बाहर ऑक्सीजन बहुत कम है। खाना खाने के लिए भी हम बहुत सुंदर सुंदर जगह रुकते थे। यहाँ का नेचर बहुत लुभावना है। सागा में हम शाम को 6 बजे पहुंचे। सागा पहुंचते ही हमारी सांसें थोड़ी भारी हो रही थी, हवा भी पतली थी, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था। हम रूम में पहुंचे, रूम बहुत सुंदर था। सागा सिटी भी सुंदर है। मैंने खिड़की से कुछ शूटिंग लिया है। सुबह से हम नहाए नहीं थे तो हम नहा लिए, फ्रेश अप हो गए। उसके बाद हम डिनर के लिए चले गए। खाना सचमुच बहुत अच्छा था, सबने पेट भर के खा लिया। रोज खाने के बाद हमारी ब्रीफिंग मीटिंग होती थी, दूसरे दिन का प्लान, आगे की जर्नी। वहाँ भी हमारे सेल्फी चलते रहते थे, ये अलग बात है। सागा में हमारा 2 दिन का हॉल्ट था ताकि हमारी बॉडी एटमॉस्फेयर के साथ एक्लिमेटाइज हो सके, क्योंकि आगे और ऊंचाई पर जाना था। अगले दिन हमारे कुछ लोगों को वोमिटिंग, लूज मोशन, चक्कर आना, सांस फूलना ऐसी तकलीफ शुरू हो गई। मेरी ननद सविता दीदी को भी ऑक्सीजन लेवल की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन थैंक्स टू गॉड वहाँ हर एक रूम में ऑक्सीजन के यूनिट्स लगाए हुए थे। उन्हें बस शुरू करना और रूम का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता था। यहाँ बाथरूम में भी 2 टाइप के एग्जॉस्ट थे, एक था ठंडा, एक था गर्म। अगर हम नहा रहे हैं तो ठंडा एग्जॉस्ट आप ऑन करो, अगर आपको कपड़े सुखाने हैं तो गर्म एग्जॉस्ट आप ऑन कर सकते हो। कपड़े आपके 1 घंटे में सूख जाते हैं। हमने सागा में थोड़ी शॉपिंग की, थोड़ा सिटी में चक्कर लगाया। वहाँ पे हम कुछ बच्चों से भी मिले। बच्चे बहुत क्यूट थे लेकिन शाय थे। वहाँ हमने चाइनीज और तिब्बतियन लोगों का एटीट्यूड बहुत नजदीकी से देखा और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तिब्बतियन लोग हमसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते थे, लेकिन चाइनीज सभी नहीं बट मोस्ट ऑफ द बहुत रूड थे। 2 दिन सागा में रेस्ट करने के बाद हम अगले दिन मानसरोवर की तरफ चल पड़े। यही से असली रोमांच की शुरुआत होती है। खिड़की से बाहर का नजारा बहुत सुंदर रहता था। खाने के लिए भी हम बहुत ही सुंदर जगह पे रुकते थे। हमने वहाँ पे भी कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस, कुछ सेल्फी लिए हैं। फिर वो पल आ गया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। मानसरोवर के झील का दर्शन, नीला आकाश, गहरे पानी में बर्फीले पहाड़ों का प्रतिबिंब और सामने कैलाश की पहली झलक। आहा, ऐसे लग रहा जैसे आत्मा कांप उठी हो। मैंने तुरंत ही मेरी माँ को वीडियो कॉल किया। मैं उसको ताई बुलाती हूँ। मैं बोली, ताई मैं पहुंच गई कैलाश। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने वीडियो कॉल करके उसे कैलाश का दर्शन कराया, क्योंकि ये उसकी चाह थी कि कैलाश का दर्शन करे। हेल्थ की वजह से वो नहीं आ पाई थी और मैं वहाँ पहुँच गई थी। मैंने मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, सब ग्रुप्स को वीडियो कॉल कराया और कैलाश का दर्शन करवाया। फिर हमने बस से ही मानसरोवर की परिक्रमा शुरू की। यहाँ हमारी लासा की ट्रांसपोर्ट की बस बदल गई थी और हमें चाइनीज ट्रांसपोर्ट की बस मिल गई थी। 3-4 दिन वही बस हमारे साथ थी। सामने मानसरोवर, उसके पीछे कैलाश। मेरे लिए ये क्षण जीवन का सबसे पवित्र अनुभव था। बर्फ से ढका चमकीला कैलाश, कितना भी देखूं तो भी दिल नहीं भरता था। ऐसे लगता था जैसे साक्षात भगवान शिव मेरी ओर देख रहे और मुस्कुरा रहे हैं। कुछ लोग पैदल परिक्रमा कर रहे थे। मानसरोवर की परिक्रमा 90 किलोमीटर की होती है और नॉर्मली वोल्वो बस में ही की जाती है। परिक्रमा के बाद हम दार्जिलिंग पहुंचे। हमारी होटल से कैलाश का दर्शन बहुत साफ साफ हो रहा था। सामने ही कैलाश पर्वत था। ये मेरा रात को 9 बजे लिया गया फोटो है। यहाँ पे सनसेट 9:30 बजे होता है। अब दूसरे दिन इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा शुरू होने वाला था, कैलाश की परिक्रमा। पहला पड़ाव था डेरापुख। यहाँ से कैलाश का उत्तर मुख दिखाई देता है। हमें बताया गया था कि 3 दिन हमें एक ही ड्रेस पहनना है। बैकपैक में भी कम से कम सामान लेना था। उस रात तो मैं एक्साइटमेंट की वजह से जल्दी सो गई, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। मैंने परिक्रमा के लिए पहले से ही घोड़ा बुक करके दिया था, क्योंकि अगर बीच में हमें लगा
कि मैं आगे नहीं चल सकती हूँ तो बीच रास्ते में घोड़ा मिलना मुश्किल था। यमद्वार पहुंचकर परिक्रमा शुरू होने वाली थी और उसके बाद हम देरापुक हॉल्ट लेने वाले थे, जहाँ से कैलाश का उत्तर मुख दिखता है। मेरे अगले वीडियो में देखे मेरी कैलाश की परिक्रमा, अष्टपाद दर्शन, मानसरोवर की रुद्र पूजा और पशुपतिनाथ का दर्शन। अगर आपने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा अगला वीडियो आने तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।